आलोक जी, मैं आपके साथ आज शुरुआत करना चाहती हूं क्योंकि यहाँ पर आपकी सरकार है राजस्थान में, और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है। अब बहुत हाई वोटिंग परसेंटेज और जोश दिख रहा है। दो बातें, ध्रुवीकरण होता हुआ दिख रहा है, ऐसा इशारा शरद अपनी बातों से कर रहे हैं, और जो चूंकि वो हमारे यहाँ के ब्यूरो हेड है, उनको तमाम जानकारियां अलग अलग जगहों से आ रही है। दूसरी तरफ, जब इतनी भारी तादाद में लोग निकलते हैं वोट करने के लिए, तो उसको एंटी इनकम्बेंसी यानी मौजूदा सरकार से नाराजगी, जो कि यहाँ की रिवाज है राजस्थान का, उसकी झलक भी देखी जाती है। दोनों पर आपका जवाब आलोक जी। पिछली बार भी 74-75% के करीब वोट परसेंटेज रहा था, और जैसे जैसे वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक किया गया है, उसके बाद जो टोटल डुप्लीकेट वोट्स है वो भी कम हुए हैं। उसका भी फर्क कम से कम 1-1.5% हर राज्य में पड़ रहा है। तो मैं इसको बहुत ज्यादा परसेंटेज, हाई परसेंटेज अभी नहीं मानता हूँ। फाइनल आंकड़े आएंगे, मुझे लगता है 75% के आसपास ही इस बार भी वोट परसेंटेज रहेगा। और इस बार मैंने भी देखा, आप भी पूरा राजस्थान में रही, कहीं पर भी किसी भी रूप में सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी या गहलोत जी के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी कहीं पर नजर नहीं आई है, बल्कि कहीं ना कहीं प्रो एंड जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में रहा है। और यही कारण है कि बीजेपी, कुछ दिनों से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हिमांशु और शरद जी भी बता रहे हैं कि ध्रुवीकरण किया गया है। बीजेपी के पास जब कोई हथियार नहीं बचा तो वो ध्रुवीकरण की तरफ चल पड़ी थी। तमाम उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट देखिए, तमाम उनके भाषण देखिए, मोदी जी का कन्हैया लाल को लेकर आना, और तमाम आप जितने भी लीडर्स बाहर से गए, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे योगी आदित्यनाथ थे, चाहे वो आसाम के मुख्यमंत्री थे, चाहे उनसे अपने राज्य नहीं संभल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण का काम किया। लेकिन राजस्थान की जनता, हमें पूरा भरोसा है कि इस ध्रुवीकरण को नकार देगी, और ध्रुवीकरण का उतना प्रभाव जितना बीजेपी सोच रही है उतना नहीं होगा। हमारी जो नीतियां थी, हमारी जो योजनाएं थी, और जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारी जो चिरंजीवी योजना है, तमाम जो चीजें हमने मैनिफेस्टो में कही, जनता ने उस पर भरोसा किया, और कांग्रेस पार्टी हर हाल में रिपीट करने जा रही है। अब 13 मिनट 5:13 हो रहे हैं, तो अभी भी है लगभग 48 मिनट है, 47 मिनट। राखी राठौर जी दो आरोप लगा रहे हैं। एक तो ध्रुवीकरण, आप लोगों ने कन्हैया लाल से लेकर ऐसे तमाम मुद्दे उछालने की कोशिश की जिसमें ध्रुवीकरण हो, हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन हो, और जो मुस्लिम वोट है वो अगर जाना है तो कांग्रेस की तरफ जाए, बाकी सारे इस तरफ आए। तो दूसरा प्रश्न आपसे यह है कि एक तो आपकी ध्रुवीकरण की कोशिशों पर वो हमला कर रहे हैं, और दूसरा वो कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी यानी गहलोत सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा, मतलब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा दिखा नहीं, ये वो मान रहे हैं। देखिए अंजना जी, मानने के लिए कुछ भी माने, लेकिन गहलोत साहब ने 2 बार पहले भी राजस्थान जो है हमारे प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री जो है पद संभाला है। उसके बाद हमने देखा कि 2013 में तो सिर्फ 21 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आके सिमटी थी, और इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी की बात अगर मैं कहूं, और जो आपने कहा कि इनकी बहुत सारी योजनाएं, मैं तो कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी जनता को समझाने से पहले दिव्या मदेरणा जी को समझा देती कि यहाँ पर महिलाएं जो है सुरक्षित है, वो भरत सिंह कुंदनपुर को समझा देती हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, वो समझा देती है खिलाड़ी लाल बैरवा को कि दलित जो है यहाँ पर उनके प्रति जो है भेदभाव वाला रवैया नहीं रखा जाता, वो समझा देती सचिन पायलट जी को जिन्होंने जन संघर्ष यात्रा के माध्यम से पेपर लीक के लिए आवाज उठाई थी, वो समझा देते अशोक चांदना को जिन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी तो हमारी बात मानती नहीं है और यहाँ पर काम करना सिर्फ जलालत का काम है, वो समझा देती राजेंद्र विदुड़ी को कि किसान की पगड़ी पर लात नहीं मारी जाती, और वो समझा देती राजेंद्र गुड़ा को जिन्होंने विधानसभा के अंदर ये कहा था कि महिला अपराध में, अत्याचार में काम नहीं हुआ है। तो समझाने के लिए जनता से पहले अपनी पार्टी के लोगों को समझा लेते कि क्या स्थिति रही 5 साल के अंदर, जिस तरह से भ्रष्टाचार, महिला अपराध और किसानों की कर्ज माफी के साथ ये लोग आए थे, वो उस लेवल पर पहुंच चुका है कि जनता निश्चित तौर पर इनको अब की बार क्या बीजेपी मान रही है कि जो ठीक है, ध्रुवीकरण की कोशिशें कामयाब हुई? राखी जी, देखिए अंजना जी, मैंने आपको बहुत सारे मुद्दे बताए, और उन मुद्दों में से एक मुद्दा जो है वो तुष्टीकरण भी है। जिस तरह से हमने कन्हैया लाल हत्या की बात करी, जिस तरह से रोड रेज की घटना जयपुर शहर में होती है, तो 1 घंटे के अंदर 50 लाख रुपए, संविदा पे नौकरी, एक डेयरी बूथ अलॉट किया जाता है, 7,500 रोड रेज की घटनाएं पहले भी हो चुकी है, लेकिन वहां पर भेदभाव वाला रवैया जो अपनाया जाता है, चाहे करौली दंगा हो या बारा दंगा हो, जिस तरह से ड्रिल मशीन से अलवर के मंदिर को तोड़ा, राम द्वारे को तोड़ा गया,
ध्रुवीकरण नहीं, ये सच्चाई है लोगों के सामने लाने की, जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। बहुत सारे मुद्दों के साथ में तुष्टीकरण भी एक मुद्दा है, और इसीलिए ऐसा हो रहा है कि जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ के जो है मतदान में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अंजना जी, मैं जिस बूथ पर थी जहां मैंने मतदान किया, वहां पर भी महिलाओं की लाइन जो है वो पुरुषों से लंबी थी। तो मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि महिलाएं भी आकर के बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं। और निश्चित तौर पे जिस तरह से पिछले 5 सालों में महिला अपराध में हमारे राजस्थान ने एनसीआरबी की रिपोर्ट में पहला नंबर स्थान पाया है रेप के केसेस में, महिलाएं जो है वो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं, उनको सबक सिखाएगी। ठीक है आलोक जी, इस पर आप जवाब दीजिए। अगर रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए तो मुझे इशारा कीजिएगा। अगर शरद है, मैं उनसे भी एक जवाब लेना चाह रही हूँ। आलोक शर्मा जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण मुद्दा है, वो लोगों के लिए मुद्दा है। कन्हैया लाल हत्याकांड नहीं रोक पाए, ये एक मुद्दा है, ये वो कह रहे हैं। कि मुझे लगता है कि आज उसी तरह की एक दुखद घटना सेम उसी तरह की उत्तर प्रदेश में भी हुई है। तो क्या योगी आदित्यनाथ को पूरा फेल मान लिया जाए? क्या पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव एक घटना पर होगा? ये ध्रुवीकरण के इनके रास्ते हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि एनआईए जांच कर रही है, उसने क्या किया। ये नहीं बताते हैं कि केंद्र सरकार ने कन्हैया लाल के परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जबकि हमने उसके दोनों बच्चों को नौकरी भी दी और 50 लाख रुपया भी दिया। खैर, केवल पैसे देने से और उससे नहीं होता है। लॉ एंड ऑर्डर की जहां तक बात है, एनसीआरबी के आंकड़े तमाम राज्यों के उठा लीजिए और फिर कभी बैठकर चर्चा कर लेंगे। एफआईआर कंपलसरी यूपी में कर दीजिए और फिर आंकड़ों पर कब पूरी तरह से चर्चा कर लेंगे। पेपर लीक पर उम्र कैद की सजा पहला राज्य जो है वो राजस्थान है। अभी तक भी बीजेपी नकारात्मक प्रचार से बाहर नहीं आई। इनका पूरा जो धरातल है वो नकारात्मक प्रचार से है। अभी राठौड़ मैडम ने पूरे अपने 3 मिनट के भाषण में एक बार भी ये नहीं बताया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए क्या किया है जिसकी वजह से बीजेपी को वोट दे दिया जाए। पूरी तरह से मोदी साहब से लेकर तमाम मंत्री और सब लोग केवल और केवल नकारात्मक प्रचार के धरातल पर हैं, जबकि वहां पर जनता जो राजस्थान की है वो कह रही है 50% जीडीपी, 50% हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ गया, 19.5% जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई, मिल्क के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 पर आ गए। राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है जो कृषि पर जो एमएसपी है उसको कानूनी दायरा देने जा रहा है। फिर भी उसके बाद भी नकारात्मक प्रचार है। इस बार इनका नकारात्मक प्रचार पूरी तरह से फेल होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार वापस लाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। जिस तरह से आज तमाम राज्यों से तमाम जिलों से, तमाम विधानसभाओं से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी रिपीट कर रही है और पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट कर रही है। अशोक और हिमांशु, जल्दी से आप दोनों से एक कमेंट पे लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं राखी जी आपके पास आऊंगी। अशोक, इस तरह की खबरें आई कि चाहे वो अलवर हो, अजमेर हो, कई जगहों पर बहुत भारी तादाद में मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग हो रही थी, फिर काउंटर कंसोलिडेशन उसका होता हुआ हिंदू कंसोलिडेट होकर वो भी भारी तादाद में निकलने लगे। क्या इस तरह की खबरों में दम है जिसकी वजह से हुआ ध्रुवीकरण? क्या है मतलब, क्या कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर बीजेपी की तरफ कोई जा रहा है या एक काउंटर कंसोलिडेशन आज के आखिरी दिन होता हुआ दिखाई दिया है? क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए अंजना, ध्रुवीकरण हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा। सामने सामने अगर बात की जाए, बीजेपी हमेशा कोशिश करती है कि चीजों का हिंदुत्व की बात की जाए, मंदिर की बात की जाए, या ऐसी घटनाएं, कन्हैयालाल जैसी घटनाएं, इन तमाम चीजों को मेंशन किया जाए अपनी रैलीज में, अपनी जनसभाओं में, रोड शो के माध्यम से पब्लिक के बीच में एक मैसेज दिया जाए और हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। हमेशा से देखा गया है। और जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस इसका हमेशा से काउंटर करती रही है और कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक पे उनकी नजर रहती है। तो दोनों तरफ से हमेशा से, चाहे वो राजस्थान का चुनाव है या दूसरे चुनाव है, कर्नाटका में भी बजरंग दल, बजरंग बली, ये तमाम मुद्दे आए, उसको लेकर के बीजेपी काफी एग्रेसिव हो गई थी। बजरंग दल पे जब पाबंदी लगाने की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हुई तो बजरंग बली उसमें पूरे कैंपेन में दिखाई दिया था। तो राजस्थान में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर के पूरे कैंपेन में
बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अपने अपने तरीके से लोगों के बीच अपनी बात रखती रही है और कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की कोशिश करती रही है। अब कितना हो पाएगा, किसका असर कितने पे पड़ेगा, वो देखना होगा। लेकिन हमेशा से एक खास वोट बैंक के ऊपर हर पार्टी की, हर नेता की नजर रहती है और इस चुनाव में भी उस ढंग से दिखाई दिया। हर मुद्दे को अंजना हमेशा से कोशिश करती है हर पार्टी, कौन सा मुद्दा जनता को अपील करेगा और कौन सा मुद्दा कहाँ काम कर जाएगा, हर मुद्दे उठाने की कोशिश करती है। चाहे लोकल इश्यूज है, वो नेशनल इश्यूज हो, हर तरीके से जनता के बीच जाकर के तमाम पार्टियां अपनी अपनी बात रखती है ताकि वोटर को प्रभावित किया जा सके, एक समुदाय को, जाति को, वर्ग को एक प्रभावित करके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके। तो इस बार राजस्थान में भी ये भारी कोशिश हुई है, हर मुद्दे को दोनों पार्टियों की तरफ से उछाला गया है ताकि ध्रुवीकरण हो सके, जातीय आधार पर वोट लिए जा सके, जाति जनगणना की बात कमेंट आपसे लेते हैं। बिल्कुल अशोक। हिमांशु, देखिए वसुंधरा राजे, दो मुद्दे उन्होंने खुद उठाए हैं। यहीं से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है हनुमान मंदिर, जहां पर 2008 में धमाका हुआ था। वो दूसरे हनुमान मंदिर में बैठ गई ये कहने के लिए कि मैं 80 दिए जला रही हूं उन परिवारों के लिए, इंसाफ के लिए, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरोपियों को बरी कर दिया। वसुंधरा राजे की बात करते हैं। उन्होंने कुछ महीने पहले एक चिट्ठी निकाली अशोक गहलोत की कि देखिए, उन्होंने कहा है कि रमजान में मुस्लिम बहुल इलाकों में बिजली हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन नवरात्र का व्रत जो रख रहे हैं उनके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। एक वक्त में यूपी में शमशान कब्रिस्तान बोलने पर पीएम को आज भी कांग्रेस घेरती है। लेकिन क्या इस तरह के मुद्दे कनेक्ट करते हैं जिसकी वजह से वसुंधरा ने भी हिंदुत्व वाली रणनीति पर, पोलराइजेशन उसका एंड रिजल्ट हो, जो भी हो, उन्होंने इस तरह के मुद्दों को खूब हवा दी है पिछले महीने? देखिए, बिल्कुल, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, उन्होंने भी उसी मैदान पर आकर बैटिंग करने की कोशिश की है, उसी पिच पर बैटिंग करने की कोशिश की है जिस पिच पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ध्रुवीकरण का फायदा जो है उनको मिलता है। चाहे वो वसुंधरा राजे हो या बाबा बालकनाथ हो। अगर आप उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, आप अब मौका आया है आपको सही समय पे सही चीज करने का, तो आप डरिएगा नहीं, इस बार आपको बताना होगा कि आपकी ताकत क्या है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये चाहते हैं कि जो इश्यूज वो उठा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ध्रुवीकरण भी हो जाए। दूसरी तरफ इसी को लेकर कांग्रेस इसके काउंटर के लिए भी एक तैयारी की थी। मुझे आज किसी एक नेता ने ये भी बताया कि कांग्रेस की तैयारी है 3M की, मुस्लिम, मीणा और साथ ही साथ जो है वो माली समाज, यानी कि अगर गुर्जर नाराज है कांग्रेस से तो उसके बिल्कुल एंटी पार्टी जो है वो माली होती है, और वो अगर साथ आ जाएगी तो जो पीछे का जो गैप है गुर्जर वोट का, उसको फिल किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं वो इस पर बैटिंग करना चाहती है कांग्रेस, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन इश्यूज को लेकर जो है आगे बढ़े। हिमांशु, अगर हम पूरे राजस्थान में माली समुदाय को देखें तो बहुत मिनिस्क्यूल जिसको कहा जा सकता है, अपने दर्शकों को बताते हैं। देखिए, माली समाज से ही आते हैं अशोक गहलोत। अब अगर आप टोंक सिटी ले लीजिए जहां से सचिन पायलट है, लगभग 30,000 के आसपास बताया जाता है वहां माली वोटर है। अब देखिए, अशोक गहलोत और आलोक जी, आप भी सुनिएगा, कुछ नंबर्स आपके सामने रख रही हूँ और ये नंबर्स एक्चुअल नंबर्स हैं, ये कोई इधर उधर की हवाई बात नहीं है। 30,000 के आसपास टोंक में भी है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई क्या बड़ी मुश्किल आपके लिए पैदा करेगी, और मैं वो तथ्यों के साथ रखती हूँ। देखिए, गुर्जर क्यों आखिर सचिन पायलट और उनके पिता का नाम ले रहे हैं, उनके पिता राजेश पायलट साहब, ताकि उनके साथ कांग्रेस ने इंसाफ नहीं किया। बीजेपी एक रणनीति के तहत ले रही है। 5% गुर्जर है, 40 सीटों पर उनका प्रभाव है। पिछली बार 2018 में उन 40 सीटों में आप लोगों को बड़ी बढ़त मिली थी। क्यों? क्योंकि गुर्जर ये मान रहे थे कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार क्या वो गुर्जर जो मतदाता है, वो जब ये जान गया है कि अगर कांग्रेस आती भी है तो गहलोत जी को तो कुर्सी छोड़ नहीं रही है। मैंने ये नहीं कहा कि गहलोत साहब कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं, जो गहलोत जी कहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं छोड़ रही, तो गहलोत साहब को कुर्सी मिलेगी। तो क्या अगर वो कांग्रेस पार्टी से छिटक गए तो आपके लिए बहुत बड़ा सेटबैक नहीं होगा? 40 सीटों की बात है। क्या बीजेपी किसी गुर्जर को सीएम बनाने जा रही है? क्या बीजेपी ने किसी गुर्जर को सीएम डिक्लेयर किया है? क्या सचिन पायलट हमारी पार्टी में नहीं है? क्या सचिन पायलट नहीं बन सकते हैं, ऐसा किसी ने कहा है? मुझे नहीं लगता है। ये केवल और केवल देश के प्रधानमंत्री की एक सोच है कि जातियों में राजस्थान की जनता को बांटा जाए। आप उनके पिता तक पहुंच गए और आपने किस तरह से गुर्जर समाज को उद्वेलित करने का प्रयास किया। मोदी साहब, एक राज्य आप हार रहे हैं, हार जाएंगे तो क्या होगा? 30, 35, 40 राज्य आप 2014 के बाद हारे,
लेकिन आप इस तरह से पोलराइजेशन अपनी पार्टी से करवाएंगे, इस तरह से जातिवाद को फैलवाएंगे, इस तरह से आप एक समाज को उद्वेलित करेंगे, तो ये पता चलता है कि बीजेपी ने पहले ही हार मान ली है। क्या आपको लगता है कि माली अगर अशोक गहलोत हैं तो पूरे माली समाज कांग्रेस को वोट दे देगा? कभी ऐसा नहीं होता है। वो भी बंटता है और माली समाज में बहुत बड़ा तबका बीजेपी को वोट देता भी आया है, लेकिन गुर्जर समाज में भी ऐसा रहा है। क्या एक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री अगर कहीं पर होता है तो क्या पूरा ब्राह्मण एक तरफ चला जाता है? मुझे नहीं लगता ऐसा होता है। अगर ऐसा होता हो तो हिंदू अगर मुख्यमंत्री हैं तो फिर तो हिंदू सारे एक ही तरफ चले जाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता है। तमाम बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आज हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा विकास कैसे होगा, मेरे आने वाली पीढ़ी का विकास कैसे होगा, मेरे राज्य का विकास कैसे होगा। क्या हिंदू मुसलमान कर देने से विकास होगा? अलवर का मुद्दा, मंदिर गिरा दिया, अरे भाई ठीक है। कॉर्पोरेशन आपकी थी,